दिल्ली और एनसीआर के मौसम का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कल रात से ही घने बादलों का डेरा दिल्ली और एनसीआर पर है और इस बीच सुबह होते होते झमाझम बारिश तमाम इलाकों में। लेकिन जो मुसीबत आई वो जलजमाव के रूप में आई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर भारी जलजमाव की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में देर रात से बारिश हो रही है। कई निचले इलाके, अंडरपास जहां पर पानी भर चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाके, चाहे वो दिल्ली हो, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम इलाके जहां पर बादलों का डेरा है, लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलजमाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लगातार रात से बारिश चल रही है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश जारी है। 4 दिन तक मौसम विभाग ने कहा है कि अभी फिलहाल यूं ही बादल बरसते रहेंगे। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निचले इलाके, खासतौर पर जहां पर पानी भर चुका है, जलजमाव की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। देर रात से बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव और सीधा असर ट्रैफिक पर। रेंगती हुई गाड़ियां, मुश्किल से सफर तय करते मुसाफिर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और एनसीआर का हाल, साथ ही साथ बता भी रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिन तक यूं ही बादलों का डेरा रहेगा दिल्ली और एनसीआर पर। और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं, निचले इलाकों की तस्वीरें जहां पर जलभराव देखा जा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले ही हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि यमुना के तमाम निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। एहतियातन वहां पर मुनादी भी करवाई जा रही थी कि निचले इलाकों से लोग दूर हट जाएं। और आज जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, उसका असर भी कहीं ना कहीं यमुना के जलस्तर पर पड़ने के आसार हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें, ये तीनों तस्वीरें बयां कर रही हैं आखिर सूरत हाल क्या है रविवार की सुबह का दिल्ली और एनसीआर का। चाहे वो डीएनडी का इलाका हो जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, बारापुला का इलाका हो, झमाझम बारिश वहां भी। यमुना बाजार पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच यमुना उफान पर और निचले इलाकों को फिलहाल जो किनारे पर लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। लगातार यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। असम और मिजोरम बॉर्डर पर 26 जुलाई को हुई हिंसक झड़प अब दोनों ही राज्यों की सरकारों के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। दोनों राज्यों की पुलिस अब एक दूसरे के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। असम पुलिस ने शुक्रवार को मिजोरम पुलिस के अधिकारियों को समन किया, तो मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, वाहनों में तोड़फोड़ हुई। 6 पुलिस वालों और 1 आम नागरिक की जान भी चली गई। आजाद भारत के 2 राज्यों की सीमा पर ऐसी खूनी घटना पहले कभी नहीं हुई। लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते असम और मिजोरम सरकार के बीच जानी दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। मिजोरम पुलिस की इस एफआईआर में असम के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों को हत्या की कोशिश और हिंसा की सुनियोजित साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। एफआईआर कहती है 26 जुलाई को असम पुलिस के 200 हथियारबंद जवानों की एक टीम ने मिजोरम पुलिस के एक कैंप पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। असम पुलिस की टीम को असम पुलिस के आईजीपी अनुराग अग्रवाल और उनके 20 अफसरों की टीम लीड कर रही थी। असम पुलिस 20 वाहनों में मिजोरम पुलिस के बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा करके वहां कैंप बनाने का मटेरियल भी साथ लेकर आई थी। एफआईआर के मुताबिक मिजोरम पुलिस संख्या में कम पड़ गई थी और खुद को बचाने की उनकी कोशिशें बेकार साबित होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मिजोरम पुलिस के स्थानीय एसपी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर असम पुलिस से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। एफआईआर में कहा गया है कि असम पुलिस ने कहा कि ये असम की जमीन है और वो मुख्यमंत्री के आदेश पर वहां असम पुलिस का कैंप बनाने आए हैं। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर मुख्यमंत्री हेमंता ने ट्वीट कर जांच में शामिल होने की बात कही है और पूछा है कि केस किसी न्यूट्रल एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, दूसरा सीनाजोरी। हमारे लोगों को मारा, हमारी जमीन में हमारे लोग थे, हमारे लोगों को 6 पुलिस वालों को एलएमजी से मारा और अब हमारे लोगों के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस के सीनियर लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो इन्होंने ठीक किया है, मिजोरम की सरकार ने ठीक किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे,
हम किसी भी न्याय संगत बात को नहीं मानेंगे और वो जिस तरह से आचरण कर रहे हैं उससे माने दो राज्यों के बीच में रिश्ते खराब होने वाले, अच्छे होने वाले नहीं हैं। और दुनिया देख रही है, देश के लोग भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मिजोरम पुलिस का एक्शन असम पुलिस के उस एक्शन के बाद आया है जिसमें उसने 26 जुलाई की हिंसा को मिजोरम पुलिस की मिली भगत का सनसनीखेज आरोप लगाया। असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस के 6 डिप्टी कमिश्नर और एसपी रैंक के अधिकारियों को समन भेजकर 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। समन में कहा गया है कि एक उचित और विश्वसनीय जानकारी मिली है कि मिजोरम पुलिस ने कथित अपराध किया है। असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से बॉर्डर पर स्थानीय लोगों को हथियार और विस्फोटक बांटे गए। इस बीच असम पुलिस ने मिजोरम बॉर्डर पर जवानों की तैनाती में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही नए कैंप और बंकर भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं। उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। इसी प्रोसेस में हम हमारे पॉइंट्स सेटअप कर रहे हैं। असम और मिजोरम दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और दोनों राज्यों की सरकारें भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मिजोरम से राज्यसभा के इकलौते सदस्य के वनलाल वेना ने बॉर्डर पर हिंसा के बाद असम पुलिस को सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी और अब असम के काचर जिले के बीजेपी के एक विधायक कौशल राज ने मिजोरम सरकार को सबक सिखाने की धमकी दी है। আপনারা যে মিজোরামের প্রতি যে অর্থনৈতিক অবরোধ করেছেন, সেই অর্থনৈতিক অবরোধকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা সমর্থন করি। আর আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে মিজোরাম হয়তো ভুলে গেছে, যে মিজোরাম এটা জানে না হয়তো যে আমরা যদি এখান থেকে গ্যাস সিলিন্ডার না পাঠাই, আমরা যদি এখান থেকে তেল না পাঠাই, আমরা যদি এখান থেকে চাল না পাঠাই, আমরা যদি এখান থেকে এসেন্সিয়াল জিনিস যে সমস্ত সামগ্রী, এই সমস্ত সামগ্রী যদি আমরা না পাঠাই তো মিজোরাম পুলিশ, মিজোরাম সরকার, মিজোরামের মানুষ না খেয়ে মরবে। भड़काऊ बयान के जवाब में भड़काऊ बयान, आरोप के जवाब में आरोप, कानूनी कार्रवाई के जवाब में कानूनी कार्रवाई। असम और मिजोरम के बीच जानी दुश्मनी वाले शोले भड़क रहे हैं, फिर चाहे वो दोनों राज्यों की पुलिस हो, सरकार हो या मुख्यमंत्री। It is the 200th Assam Armed Police and Mizoram Armed Police with their machine guns were firing at each other, and the reason is that because Assam policemen crossed over, tried to capture the cane, and firing started. असम और मिजोरम के बीच पहले गोलियां चली और अब जिस तरह की जुबानी फायरिंग हो रही है वो चिंता की बात है। इतना सब हो जाने के बावजूद असम और मिजोरम सरकार के मुख्यमंत्रियों ने अब तक एक दूसरे से मिलकर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की पहल नहीं की है। ये भी कम हैरानी की बात नहीं है। महंगाई की नई किश्त मोबाइल फोन के जरिए लोगों की जेब तक पहुंचने वाली है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों का मोबाइल बिल अगले 6 महीनों में 30% तक बढ़ सकता है। एयरटेल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के एंट्री लेवल प्लान में 60% इजाफा करके इसकी शुरुआत कर दी है। देश के करोड़ों ग्राहकों को जल्दी ही मोबाइल फोन का बिल भरने के लिए जेब से ज्यादा रकम निकालनी होगी। एयरटेल ने प्रीपेड ग्राहकों के एंट्री लेवल का रिचार्ज प्लान महंगा करने की शुरुआत भी कर दी है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 6 महीने में लोगों का फोन बिल कम से कम 30% तक बढ़ सकता है। इसकी वजह से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ ऑफर में बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं। एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एंट्री प्लान 49 रुपए से बढ़ाकर 79 रुपए करके 60% महंगा कर दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के सब्सक्राइबर्स बेस में 90% से ज्यादा प्रीपेड यूजर्स हैं। एयरटेल ने पिछले हफ्ते अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान की रकम बढ़ाने और रिटेल यूजर्स के लिए भी ऑफर्स में बदलाव करने का फैसला किया था।
वोडाफोन आइडिया ने भी अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए बिजनेस प्लस पोस्टपेड प्लान के तहत डेटा बेनिफिट्स में कटौती कर दी थी। वोडाफोन आइडिया ने कुछ सर्कल्स में अपना टैरिफ प्लान महंगा किया है, जिसे जल्दी ही देश भर में लागू किया जाने की योजना है। भारी कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को अपना वजूद बचाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी हो गया है। हाल ही में डाइचा बैंक ने तो वोडाफोन आइडिया को बीएसएनएल के साथ मर्जर तक का सुझाव दिया था। दरअसल दोनों कंपनियां, खासकर वोडाफोन आइडिया, टैरिफ और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा करने से परहेज कर रही है। जबकि टेलीकॉम मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ARPU ग्रोथ की कीमत पर तेजी से यूजर्स को जोड़ने में लगी है। वोडाफोन आइडिया को दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया चुकाना है। इसके लिए कंपनी को नकदी की जरूरत है और तुरंत टैरिफ बढ़ाने से ही उसे कैश मिल सकता है। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर की नाजुक हालत को देखते हुए सरकार भी कई तरह के रियायतें देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि लाइसेंस फीस में कटौती से लेकर ARG के मुद्दे पर गैर मोबाइल सेवाओं को इससे मुक्त किया जा सकता है। साथ ही इस्तेमाल नहीं किए जा रहे स्पेक्ट्रम भी वापस करने का विकल्प मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सुबह सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली और NCR पर मेहरबान हुए हैं बादल, लेकिन ये मेहरबानी इतनी ज्यादा हो गई कि जो तस्वीरें आप देखेंगे वो यकीनन आपके लिए थोड़ी परेशानी वाली होंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके जहां पर जलजमाव है। दिल्ली और NCR में बता दें कि कल रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। बादलों का डेरा दिल्ली और NCR में कई इलाके ऐसे जहां पर जलजमाव की तस्वीरें आ रही हैं। ट्रैफिक पर सीधा असर होगा। हालांकि छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, शायद उतना लोड सड़कों पर ना हो, लेकिन फिर भी जो लोग निकलेंगे उनके लिए मुसीबत हो सकती है। दिल्ली और NCR में सुबह सुबह जबरदस्त बारिश। ये यमुना बाजार का इलाका जहां पर जलजमाव की तस्वीरें आ रही, कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली और NCR के अलग अलग इलाकों से भी आ रही हैं, जहां पर जो निचले इलाके हैं, अंडरपास है, वहां पर पानी भर चुका है। बारापुल्ला का इलाका, DND का इलाका, दिल्ली और नोएडा को जो जोड़ता है, ये वो इलाका है जहां पर बारिश जबरदस्त हो रही है। यमुना बाजार, जहां बारिश की वजह से जलजमाव का संकट खड़ा हो गया है। सुबह सुबह बारिश ने पूरी तरह से दिल्ली और NCR को तरबतर कर दिया है। तमाम ऐसे इलाके जहां पर रविवार के दिन जमकर बरस रहे हैं बादल। दिल्ली NCR में सुबह से ही एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद के पास। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ही लगातार सुबह 4 बजे से ही लगातार दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर NCR में तेज बारिश जो है वो हो रही है। मौसम में अच्छा खासा बदलाव जो है एक बार फिर से देखने को मिला है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वीकेंड पर दिल्ली और NCR में तेज बारिश एक बार फिर से होगी। हालांकि पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के चलते दिल्ली के वालों के लिए एक बड़ी आफत भी जो है वो लेकर के आती है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश के चलते जलभराव की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। कश्मीरी गेट, ITO और इन तमाम इलाकों के अंदर कई जगह पर जलभराव की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की, तो अभी इसी तरीके का मौसम जो है वो अगले कुछ घंटों तक दिल्ली के अंदर बना रहेगा और इसके साथ साथ लोगों को एक जो गर्मी है उससे भी एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। सुबह सुबह की रिपोर्ट सुशांत की आपने देखी। हाल क्या है दिल्ली का, और दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें जिस तरीके से आ रही वो भी हम आपको दिखा देते। देखिए 4 तस्वीरों में समझिए दिल्ली और NCR का हाल क्या है। जनपद इलाका पूरी तरह से तरबतर है। बारापुल्ला जमकर और अच्छी खासी बारिश वहां, और यमुना बाजार डूब चुका है। और इस बीच कनॉट प्लेस का इलाका हेडलाइट जलाकर गाड़ी को रेस देना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। सीधा चलेंगे सुशांत, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, हमें इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली का मौसम कैसा है बाहर? देखिए जो दिल्ली में जब बारिश आती है तो लोगों के लिए राहत और एक सबसे बड़ी बात मुसीबत लेकर के आती है। दिल्ली में सुबह से ही लगातार जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से लोगों को मुसीबत भी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और ITO की ये तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे जलभराव होना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लगातार बारिश हो रही है और अगर बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है तो जाहिर सी बात है अगले कुछ घंटों के अंदर ITO का इलाके में
काफी जलभराव जो है वो देखने को मिलेगा। रोजाना जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, उसके बाद से ITO, कश्मीरी गेट, इसके अलावा मिंटो ब्रिज के आसपास के तमाम इलाके हैं, प्रगति मैदान है, इन इलाकों के अंदर जलभराव की समस्या जो खड़ी होती है वो एक बार फिर से नजर आएगी। लोगों के लिए मुसीबत भी बनेगी। हालांकि वीकेंड का दिन है, लोग कम घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन जो भी लोग निकलेंगे उनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है वो लोगों के लिए एक बार फिर से मुसीबत साफ तौर पर जाहिर करती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति जो है वो फिलहाल दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है वो बनी हुई है और लगातार मौसम विभाग की माने तो इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल अभी बना रहेगा और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, मौसम विभाग ने भी कहा है कि 4 दिन तक यूं ही जमकर बादल बरस सकते हैं। लेकिन देखिए सुशांत, अक्सर जब भी मुंबई की बारिश की बात होती है, फिर अगर हम उसको कंपेयर करें, हाल मुंबई में भी कुछ ऐसा ही होता है, सिविक एजेंसियों पर, BMC पर सवाल उठते हैं। लेकिन यहाँ भी तो दिल्ली का हाल देख लीजिए, अगर हम पिछले कई सालों की बात करें, लोग सही मायने में बारिश को सही से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जितने निचले इलाके हैं पानी इतना ज्यादा भर जाता है। अब आप देखिए, रविवार का आज दिन है, ज्यादा लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर 4 दिन तक अलर्ट है और कल भी यूं ही बादल बरसते हैं, सोमवार का दिन हैवी ट्रैफिक होगा सड़कों पर, तो हाल बेहाल होगा। क्वेश्चन सीधा सिविक एजेंसियों पर। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि बेशक सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो MCD हो, जिनकी ड्यूटी बनती है नालों की सफाई मानसून से पहले करने के लिए, तमाम दावे किए जाते हैं कि मानसून में नालों की सफाई कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके नालों की सफाई अगर होती तो दिल्ली में इस तरीके से जलभराव की समस्या जो है वो खड़ी नहीं होती। अगर ये बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है और कल भी अगर बारिश होती है तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी होगी, क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकलेंगे और उनको अगर इस बारिश का सामना करना पड़ा तो जाहिर तौर पर पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो खड़ी होगी। उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग होगी, ITO इन तमाम इलाकों के अंदर रहेगी। बिल्कुल सुशांत, जरा यमुना और आसपास के इलाकों का हाल भी बता दीजिए, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, यमुना उफान पर थी। हालांकि कल खतरे का निशान थोड़ा नीचे आया था, आज जिस तरीके से बारिश हो रही, क्या उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि जो यमुना का वाटर लेवल है जब बढ़ता है तो आसपास की तमाम जो छोटी नदियां होती हैं और नाले होते हैं उनके पानी को रोक दिया जाता है ताकि वो यमुना के अंदर ना मिले। हालांकि यमुना का जो वाटर लेवल है वो अभी खतरे के निशान पर है, 205.02 के आसपास अभी यमुना का जलस्तर है, खतरे के निशान पर यमुना है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार बारिश हो रही है, यूपी और तमाम इलाकों के अंदर बारिश हो रही है, उससे यमुना का जो जल स्तर है वो आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर से जो है वो तेजी से बढ़ेगा। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी एक बार फिर से छोड़ा जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खतरा दिल्ली के अंदर बरकरार है, क्योंकि बाढ़ निचले इलाके जितने भी है, यमुना खादर के इलाके हो, नॉर्थ ईस्ट बुराड़ी का इलाका हो, जगतपुर हो, इन तमाम इलाकों के अंदर जैसे यमुना का पानी बढ़ता है तो ये इलाके जो है वो डूब जाते हैं। फिलहाल अभी स्थिति ये है, मौसम विभाग और इसके अलावा अगर जो DDMA है उनकी तरफ से जो बताया जा रहा है कि अभी यमुना का जल स्तर उतना लोगों के लिए प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से यमुना उफान पर है, लोगों के लिए कहा जाए तो मुसीबत जरूर है। बिल्कुल सुशांत, नजरा बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत मेरे से जानकारी दे रहे थे, मौसम का हाल क्या है दिल्ली और NCR का बता रहे थे। बहरहाल बारिश के मौसम में राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। राजधानी के VIP इलाके में बीच सड़क गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हौज खास जैसा VIP इलाका, IIT की ओर जाने वाली सड़क और इस सड़क पर बन गया है गुफानुमा गड्ढा। बारिश के मौसम के बीच सड़क पर बने इस गड्ढे ने उन सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है जो मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार और तमाम एजेंसियों की ओर से किए गए। मेन सड़क पर गड्ढा हुआ तो रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई और फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। लेकिन ये भी जानिए कि आखिर सड़क पर यह गड्ढा हुआ तो कैसे। IIT के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है, सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, सीवर की ये पाइपलाइन है और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, इसे
एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का, और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे, और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए और बारिश के मौसम में बदइंतजामी की बात मानने की जगह इस बात का शुक्र मनाते नजर आए कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ को इसको बैरिकेड करके हमने जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे हमने ले लिए, तो ना तो किसी लाइफ का नुकसान हुआ ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और जो नाला का एक लीकेज अभी हमने नोट किया है, तो जल बोर्ड के सारे लोग आ रहे हैं और इसको हम नाले को प्लग करेंगे और फिर इसको रिस्टोर कर देंगे। दिल्ली में अभी भले ही बारिश न हो रही हो, लेकिन राजधानी पर मानसून का संकट बना हुआ है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। शुक्रवार के मुकाबले यमुना का जलस्तर कुछ घटा भले ही हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि यमुना के किनारे पर आकर बसे लोग अपने इंतजाम करने में जुटे हैं। शुक्रवार को यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। लेकिन अब भी खतरा उन तमाम लोगों के लिए बरकरार है जो नदी किनारे रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट के नजदीक यमुना घाट पर, और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की। बाढ़ जैसी तस्वीर अभी भी नजर आ रही है। बहाव काफी तेज है और साथ ही साथ आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो सुरक्षित जगह पर जा सकें। शुक्रवार को यमुना का पानी तटों पर बने घरों के मुहाने तक पहुँच गया था। यहाँ पर अभी जब जल स्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान तक पहुंच गया था लोहा पुल में, तो पानी कहाँ तक पहुंच गया? पानी यहाँ तक आ गया था। ये आपकी सीढ़ी है ना, यहाँ पर ये जो पीपल का पत्ता पड़ा यहाँ तक था पानी, और उसके बाद फिर रात के बाद उतरना धीरे धीरे चालू हो गया। अब 2 सीढ़ी उतर चुकी है। यमुना में खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को भी यमुना के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। रात को हम खुद अपना 10-11 बजे एक बार उठ के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ है यमुना किनारे, तो 1-2 चक्कर हम रात में उठ के मारते हैं। यहाँ पर नाव पे खड़े होकर देखते हैं। अकल को कोई ऐसा संज्ञान बंदा हमें लगता भी है कि कुछ ऐसा करने वाला है तो उसको रोकते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। प्रशासन भी जानता है कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यमुना के किनारे बसे लोग सतर्क हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।